तो 18वीं सदी का भारत हम पढ़ रहे थे। 18वीं सदी के भारत में हम आ जाते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आ जाते हैं हमारे राजपूत राज्य। तो राजपूत है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे थे। राजपूत राज्यों में उस समय 18वीं सदी में क्या चल रहा था। राजपूत राज्य है किस तरीके से अपनी सत्ता है संभाल रहे थे, किस तरीके से राजपूत लोग है काम कर रहे थे। जो राजपूत राज्य है, मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठा करके प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपने को केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र कर लिया था। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का यहाँ पर सूबेदार बनाया गया था। राजपूताना के राज्य पहले की तरह विभाजित रहे। उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथिया करके अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों या गृह युद्धों में फंसे रहे और इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात बोलबाला था जो ऐसे मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उनके बेटे ने ही मार डाला था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मारवाड़ राजपूतों में भी मारवाड़ का जो थे अजीत सिंह को उनके ही बेटे ने मार डाला था। ठीक है। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह को यहाँ पर 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक माना जाता है। आमेर का शासक था ये सवाई जयसिंह। 1681 से 1743 तक इन्होंने शासन किया है। यह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है। उल्लेखनीय है कि जिस युग में वह था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने जाटों से लिए गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ है। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जयसिंह की अगर सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह महान खगोल शास्त्री भी था। जयसिंह जो था महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के द्वारा बनाए हुए थे। उनके खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण आश्चर्यजनक रूप से सही होते थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिसमें लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिल सके। उसका नाम जिज मोहम्मद शाही था। जिस जो सारणी तैयार की थी उसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। उसने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया और उसने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियां और लघुगणकों को बनाने और उनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का अनुवाद है संस्कृत में कराया था। जयसिंह जो था समाज सुधारक भी था। उसने एक कानून लागू करने की कोशिश की जिसमें लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्चा करने की यहाँ पर मजबूर ना होना पड़े। लड़की की शादी में भारी खर्च के कारण ही लड़कियों का जन्म लेते ही मार डाला जाता था। इस असाधारण राजा ने जयपुर पर 1699 से 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। फिर आ जाते हैं यहाँ पर जाट। जाट खेतीहारों की एक जाति है। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इर्द गिर्द के इलाके में रहते थे। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए और विद्रोहियों को कुचल दिया गया, मगर इलाका अशांत रहा। औरंगजेब की मौत के बाद इन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति कर दी थी। जाट विद्रोही जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः कृषक विद्रोह था, मगर जल्द ही वह लूटमार तक सीमित हो गया और उन्होंने दिल्ली के दरबारी षड्यंत्र में सक्रिय हिस्सा लिया था। बहुधा अपने फायदे को देखते हुए वे पक्ष बदल लेते थे।
भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी और सूरजमल ने 1756 से 1763 तक शासन किया। वह एक अत्यंत योग्य प्रशासक और सैनिक और बड़ा बुद्धिमान राजनेता था। उसने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूरब में गंगा से लेकर के दक्षिण में चंबल और पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर के उत्तर दिल्ली के सूबे तक फैला था। उसके राज्य में अन्य जिलों के अलावा आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ जिले भी शामिल थे। मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर उसने एक अस्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की और एक समय सामयिक इतिहासकार उसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ अपनी ब्रज बोली ही बोल सकता था, तथापि वह जाट जाति का अफलातून यानी प्लेटो था। समझदारी और चतुराई और राजस्व और नागरिक मामलों का प्रबंधन करने की योग्यता में उसकी बराबरी करने वाला आसफ जाह बहादुर को भी छोड़ करके हिंदुस्तान के बड़े सामंतों में कोई नहीं था। वह 1763 में मर गया और उसके बाद जाट राज्य की अवनति हो गई और वह छोटी जमींदारों के बीच बट गया, जिसमें से अधिकतर लूट मार पर जिंदा रहने वाले थे। फिर आता है बंगस, पठान और रोहेल। एक अफगान दुस्साहसी मोहम्मद खां बंगस ने फरुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके, अलीगढ़ और कानपुर के इलाकों पर फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार कायम कर लिया था और इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासन के ठप हो जाने पर अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नामक एक राज्य कायम किया था और यह राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा और उत्तर में हिमायू की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली से आंवला में थी, फिर बाद में रामपुर चली गई और फिर रूहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार टकराव यहाँ पर होता रहा। फिर आ जाते हैं सिखों पर। सिख धर्म की शुरुआत है गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में शुरू की थी। यह पंजाब के जाट किसानों और अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया था। एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम गुरु हरगोबिंद सिंह ने आरंभ किया था, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब के फौजी और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 से लेकर 1708 तक गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। औरंगजेब के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया और उसका ओहदा 5000 जाट से 5000 सवार वाले सामंत का था। वे बहादुर शाह के साथ दक्कन गए और जहां उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात करके मार डाला। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बृंदा सिंह के हाथों में चला गया, जो बृंदा बाद में बंदा बहादुर के नाम से चारों ओर विख्यात हुआ। बंदा ने पंजाब के किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया और मुगल फौज के खिलाफ 8 साल तक जोश खरोश के साथ गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी और उसे 1715 में पकड़कर उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी असफलता के अनेक कारण थे। मुगल शासन अभी भी काफी शक्तिशाली थे। पंजाब के संपन्न वर्ग और ऊंची जातियों के लोगों से उनके विरोधियों का साथ हुआ, क्योंकि वह निम्न जाति और गांव की गरीब जनता का हिमायती था। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह मुगल विरोधी समस्त ताकतों को एकजुट नहीं कर सका। सिखों को फिर से उठ खड़ा होने का मौका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और उनके कारण पंजाब के प्रशासन में हुई गड़बड़ी ने दिया। आक्रमणकारियों की फौजों के आगे बढ़ने पर सिखों ने बिना कोई भेदभाव किए सबको लूटा, धन और सैनिक शक्ति इकट्ठी की। अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद उन्होंने राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ कर दिया। उन्होंने 1765 से लेकर के 1800 के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में कर लिया। सिख 12 मिसलों और संघों में संगठित थे, जो सूबे के विभिन्न भागों में काम करते थे। ये जो मिसल थे वो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से सहयोग करते थे। मूलतः वे समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और उसके प्रधान और अन्य अधिकारियों को चुनने में सभी सदस्य है समान रूप से हिस्सा लेते थे और धीरे धीरे मिसलों का जनतांत्रिक और एकुलीन चरित्र लुप्त हो गया
और शक्तिशाली प्रधानों, सामंतों, सरदारों और जमींदारों ने उन पर अपना दबदबा कायम कर लिया। भाईचारे की भावना और खालसा की एकता भी लुप्त हो गई, क्योंकि प्रधान निरंतर आपस में झगड़ते रहते थे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया था। फिर आ जाते हैं रणजीत सिंह के अधीन पंजाब। रणजीत सिंह के अधीन भी पंजाब रहा है, तो किस तरीके से प्रगति की है रणजीत सिंह के अधीन। 18वीं सदी के अंत में सुकेड़ चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। वह एक ताकतवर और साहसी सैनिक, कुशल प्रशासक और चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जन्मजात नेता था। उसने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। उसने सतलज के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपने राज्य कायम किया। बाद में उसने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान को भी जीत लिया। पुराने सिख प्रधान बड़े जमींदार और जागीरदार बना दिए गए। उसने मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया था। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय दर्रे पर शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित फौज तैयार की। उसकी नई फौज केवल सिखों तक सीमित नहीं थी। उसने गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी फौज में भर्ती किया था। उसने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले और उनमें मुसलमान तोपचियों को काम पर लगाया था। कहा जाता है कि उसकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। रणजीत सिंह बखूबी अपने मंत्रियों और अफसरों का चुनाव करता था। उसका दरबार श्रेष्ठ व्यक्तियों से भरा हुआ था। धर्म के मामले में वह सहनशील और उदारवादी था। न केवल सिख बल्कि मुसलमान और हिंदू संतों को भी वह सम्मान, आदर, सत्कार, संरक्षण देता था। धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। उसके अनेक महत्वपूर्ण मंत्री और सेनापति मुसलमान और हिंदू थे। उनका सबसे प्रमुख और विश्वासपात्र जो मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था, उसका वित्त मंत्री दीवान दीनानाथ था। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह के द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल केवल सिखों के फायदों के लिए नहीं होता था। सिख किसान उतना ही उत्पीड़ित था जितना हिंदू और मुसलमान किसान था। वस्तुतः रणजीत सिंह के अधीन एक राज्य के रूप में पंजाब का ढांचा 18वीं शताब्दी के अन्य भारतीय राज्यों की तरह ही था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज पार करने से मना कर दिया, तो नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया। तब उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। और इस प्रकार उसने अपने राजनयिक यथार्थवाद और सैनिक शक्ति के जरिए अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया। मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सका। उसने उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य है, जब सत्ता की तीव्र आंतरिक संघर्ष का शिकार हो गया, तब अंग्रेज आए और उन्होंने उसे जीत लिया। फिर मराठा शक्ति का उत्थान किस तरीके से होता है और फिर मराठा शक्तियों का पतन भी कैसे होता है, वो हम देखते हैं। जैसे पवनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो थी वो मराठा राज्य से मिली थी, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। और यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रतिभाशाली सेनापति और राजनेताओं को पैदा किया, मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। उनके पास एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। इसलिए वे मुगलों की जगह लेने में असफल रहे। मगर जब तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया था, तब तक वे उनके खिलाफ लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। शिवाजी के पोते की बात करें, शाहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर रखा था। औरंगजेब और उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति और अन्य चीज़ों को पूरी तरीके से ख्याल कर बड़ी विशिष्टता, इज्जत और लिहाज के साथ पेश आया था। उसकी उम्मीद थी कि शायद शाहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए। शाहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्दी ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची थी ताराबाई, इनके बीच में यहाँ पर गृह युद्ध हो जाता है।
ताराबाई ने अपने पति राजा राम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 में चला रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी को न के सत्ता का जो संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना यहाँ पर आरंभ कर दिया। ठीक है, या तो उसकी चाची का तरफ लें या फिर साहू की तरफ लें, दोनों में से किसी एक की तरफ तो भाग लेना शुरू कर दिया। हर मराठा सरदार के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले दोनों पक्षों से मोलभाव करके अपनी शक्ति या प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। उनमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर के साजिशें की। साहू और कोल्हापुर स्थित उसके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरदार सरकार की नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल शुरू हो जाता है, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया था। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण था और उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़कर वह एक बड़ा अधिकारी हो गया और साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवाएं दी। वह कूटनीति में बेजोड़ था एंड अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया गया था। साहू ने 1713 में उसे पेशवा का मुख्य प्रधान बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू और उसका आधिपत्य मराठा सरदारों अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाकों पर राजाराम के वंशजों पर का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रीकरण कर लिया और अन्य मंत्री और सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरी फायदा उठाया। उसने दक्कन का चौथ सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां का राजी कर लिया और अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर लिए। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे साहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबों का चौथ और सरदेशमुखी भी दे दिया गया। बदले में साहू बादशाह को सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिक देने और दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने और 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने को राजी हो गया। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। वह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चल करके खुलदाबाद गया और उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में वह एक मराठा फौज लेकर के बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियार का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उसने अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली के लिए अलग अलग इलाके यहाँ पर सौंपे थे। मराठा सरदार है वसूली की गई रकम का अधिकांश हिस्सा अपने खर्च के लिए रख लेते थे और चौथ और सरदेश मुखी सौंपने की प्रथा ने पेशवा के संरक्षण के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता की थी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने उनके इर्द गिर्द जमा होना आरंभ कर दिया और आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय जब बतनों या सरजमों की प्रणाली ने मराठा सरदारों को शक्तिशाली स्वायत्तता या केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था, तो उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वहां वे धीरे धीरे कमोवेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह उसने मूल राज्य के बाहर मराठों की जीत में मराठा राज्य और पेशवा के सीधे अधीन केंद्रीय फौज का नहीं बल्कि उसके सरदारों को अपनी निजी सेनाओं का हाथ था। जीत के दौरान सरदार बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो वे दुश्मन से मिल जाने में नहीं हिचकिचाते थे। दुश्मनों में उनके थे निजाम, मुगल या फिर अंग्रेज, कोई भी हो सकता है दुश्मनों में तो।
बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गया। उसकी जगह पर उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया था। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा, तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। तो इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता यहाँ पर प्राप्त कर ली। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजाम उल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए कोल्हापुर के राजा, मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। 2 बार दोनों लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांतों का चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए यहाँ पर मजबूर किया गया। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिंधियों के खिलाफ एक लंबा षड्यंत्रकारी अभियान शुरू किया है। और अंतोगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकालकर बाहर कर दिया गया है। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ की बात करें तो साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ कर दिया गया है। अंत में सिलसिट और बसई पर कब्जा कर लिया गया है, मगर पश्चिम तट पर कब्जा बना रहा है। बाजीराव की मौत अप्रैल 1740 में हो गई। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया था। महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदला उसने जिसका प्रसार उत्तर में ही हुआ था, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बन सका। नए इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमाया गया, मगर उसके प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सफल सरदारों की मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से जाना जाता था, पेशवा था। वह 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह ही योग्य था, यद्यपि वह कम उद्यमी था। राजा साहू 1849 में मर गया था। उसने अपनी अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में सौंप दिया। और पेशवा का ओहदा तब तक वंशानुगत यहाँ पर बन गया था। पेशवा ही राज्य का असली शासक था और अब वह प्रशासन का अधिकृत प्रधान भी हो गया था, और इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह असली सरकार को अपने मुख्यालय पुणे से ले गया था। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुकरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्तियों को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद दिया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। और दक्षिण में मैसूर राज्य और अन्य छोटे रजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा। निजाम हैदराबाद को 1760 में उदगिर में हरा दिया गया और उसे 62 लाख रुपए के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंप देना पड़ा था। उत्तर में जल्दी ही मुगल सत्ता को असली ताकत बन गए थे और गंगा के दोआब और राजपूताना राज्य से मिल होकर वे दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने से में मदद किया। नया वजीर जल्दी ही उनके हाथों की कठपुतली बन गया और दिवाली से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि
को बाहर निकाल करके उस पर अधिकार कर लिया। इससे उनका टकराव अफगानिस्तान के बहादुर योद्धा राजा के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ गया था। अब भारत पर अधिकार के लिए एक बड़े टकराव शुरू हुआ है। तो हम बात करें अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीब-उद-दौला और अवध के शुजा-उद-दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। वे दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। हंगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखते हुए पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर फौज भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति तो उसका चचेरा भाई था, सदाशिव राव भाई। और इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से यह संगठित पैदल और तोपखानों की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी कर रहा था। मराठों ने अब उत्तरी शक्तियों में सहायता ढूंढने की कोशिश की, मगर उसके लिए पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब व्यक्तियों को नाराज कर दिया और उन्होंने राजपूताना के राज्यों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी जुर्माना और नजराने लगाए गए। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए। पंजाब में उनकी कार्यवाहियों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था और जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माने लगाए गए थे वे उन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें दुश्मनों ने ईमान उल मुल्क के कमजोर समर्थन के अलावा अकेले रहना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहे हैं। दोनों फौजों का पानीपत में 14 जनवरी 1961 को एक दूसरे का आमना सामना हुआ और मराठा फौज के पैर है पूरी तरीके से उखड़ गए थे। पेशवा का बेटा विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए और अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया और उन्हें पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों और गुर्जरों ने भी लूटा खसोटा। पेशवा, जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्दी ही आ गया और वह जून 1761 में मर गया था। पानीपत की हार मराठों के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन सैनिकों से हाथ धोना पड़ा और उसकी राजनीति प्रतिष्ठा बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उसकी हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दे दिया और अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। परंतु पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत में कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। तो इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता यहाँ पर साफ हो जाता है। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना और वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटा लिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया, रुहेलों को हराकर और राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन ला करके उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठा 1771 में बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आए और अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया और इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठों का प्रभुत्व फिर कायम हो गया था। किंतु मराठों को एक
धक्का फिर लगा। माधवराव 1772 में क्षय रोग से मर गए थे। अब मराठा साम्राज्य स्वायत्तता की स्थिति में पहुंच गया था। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधव राव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में मारा गया और उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर के रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उसकी मदद से उसकी सत्ता में हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला अंग्रेज मराठा युद्ध यहाँ पर होता है। पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी थी। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थक और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था और इस बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उनमें से सबसे प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन के दर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किए थे और उनके पास अपनी अलग अलग फौज थी। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती थी। उसने पुणे में विरोधी गुटों का साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर के साजिशें की। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महादजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की थी और आगरा के पास शास्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। 1784 में बादशाह आलम को अपने वश में कर लिया और उसने कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब ए गुनायब बनाया और शर्त यह थी कि महादजी पेशवा की ओर से काम करेगा, मगर उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिश करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था और 1794 में मर गया। नाना फडणवीस 1800 में मरा। वह और नाना फडणवीस उस महान सैनिक और राजनेताओं की परंपरा को आखिरी कड़ी थे जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी में अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया था। सवाई माधवराव 1795 में मर गया और उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने ली थी। जब तक अंग्रेजों ने भारत के अपने आधिपत्य के प्रति मराठों की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था, तो अंग्रेजों ने अपनी चतुराई कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया था। और दूसरी ओर तीसरा मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में और 1816 से 1819 में उन्हें हरा दिया गया था। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रखने के दिया गया, मगर पेशवा वंश को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को विभाजित करके और देश के बड़े हिस्से में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। उनका मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पवनोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना चाहता था या करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। तो दोनों एक ही प्रकार के प्रतिनिधित्व करते थे, जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था को तो दोनों एक ही प्रकार के यहाँ पर सामंतों की तरह ही थे। सरजामी व्यवस्था जागीरदार की कुल राजनीतिक प्रणाली के आधार समान है। जब तक कि यह केंद्रीय सत्ता और सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक किसी न किसी तरह एक साथ सूत्रबद्ध रहे, किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की है। तो चाहे और जो भी हो, मुगल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ाने देने में सफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनका राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगल जैसे ही थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार किसानों से राजस्व वसूल करने राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की जनता को सही प्रशासन देने में विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे यहाँ पर भारतीय जनता में निष्ठा की कोई अधिक भावना नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था।
उदीयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठा केवल अपने राज्य को आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, जनता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, वो हम खाना खाने के बाद देखेंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है 18वीं सदी में किस तरीके से थी। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।